नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय फाइनल एग्ज़ाम पर। बहुत से एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपको 2022 में ज्वाइनिंग लेनी है तो लेनी है किसी भी हाल में। तो चलिए उसी कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में जैव विविधता। आने वाले एग्ज़ाम में अब ट्रेंड देखा जा रहा है कि इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम जो दिया गया है, जो इसका उपयोग किया है, रेमंड एफ डैशमैन ने 1968 में किया। तो याद रखेंगे, जैव विविधता संरक्षण विधि दो प्रकार से की जाती है। पहली इन सीटू और दूसरी एक्स सीटू। इन सीटू क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति को उसी के आवास में संरक्षित किया जाता है, जैसे नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य जैसे और जैव आरक्षित क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा एक्स सीटू की बात करें अगर हम, तो एक्स सीटू में आते हैं संकटग्रस्त प्रजाति को दूसरे स्थान पर उसी के अनुरूप वातावरण तैयार कर संरक्षित किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर। इसका कहने का मतलब है कि किसी जानवर या वनस्पति को अगर संरक्षित करना है तो जो उसका मौजूदा निवास है वो उसके अनुकूल नहीं है। अब उसके लिए क्या किया जाएगा कि अनुकूल उसके लिए एक जगह को चिन्हित किया जाएगा, बनाया जाएगा और फिर उसमें उसको संरक्षित किया जाएगा, जैसे कि चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान होते हैं। उत्तराखंड में जैव विविधता वाले क्षेत्र। तो उत्तराखंड में जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं वाले क्षेत्रों के बारे में पढ़ लेंगे। पहला तो हमारे पास है जैव विविधता क्षेत्र तराई बाबर शिवालिक हिमालय का दक्षिणी भाग। उत्तराखंड में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भी शिवालिक, तराई बाबर और शिवालिक का दक्षिणी ढाल है। इसमें राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट, मालन संरक्षित क्षेत्र हैं। अब आते हैं कम जैव विविधता वाले क्षेत्र में। तो मध्य हिमालय जो क्षेत्र है उसे कम जैव विविधता क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा निम्न जैव विविधता क्षेत्र उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र में निम्न जैव विविधता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र, तो हमें याद रखना है कि उत्तराखंड में जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उसके पास हमारे पास क्या है कि हम एक तो हमें याद रखना है संरक्षण क्षेत्र कितने हैं जैव विविधता। भाई राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 6 नेशनल पार्क यानी। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये हमारे पास 7 हैं। जैव आरक्षित 1, संरक्षित क्षेत्र 4, उच्च स्थलीय प्राणी शोध संस्थान 1, रामसर स्थल 1 और जैव विविधता पार्क कितने हमारे पास है 1। तो हमको इसका डाटा बना लेना है, तैयार करना है और इसको रट लेना है। क्या रटना है? नेशनल पार्क हमारे पास कितने हैं? 6, वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 7, जैव आरक्षित 1, संरक्षित क्षेत्र 4, उच्च स्थलीय प्राणी शोध संस्थान हमारे पास 1 है, रामसर 1 है और जैव विविधता पार्क हमारे पास 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे राष्ट्रीय पार्क हमने पढ़े थे 6। तो पहला पार्क हमारे पास आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसको याद रखेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में क्या है हमारे पास जानकारी? हमारे पास जानकारी है कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 8 अगस्त 1936 को की गई। इसका जो पहले नाम था गोविंद नेशनल पार्क 19, माफ कीजिएगा एक बार हम पहले राष्ट्रीय जो 6 राष्ट्रीय पार्क उनके बारे में जान लेते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क 8 अगस्त 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। गोविंद नेशनल पार्क 1980 उत्तरकाशी में है। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 चमोली। फूलों की घाटी 1982 चमोली। राजाजी नेशनल पार्क नंदा और फूलों की घाटी के एक साल बाद बना गए थे यानी 1983 में। और गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में उत्तरकाशी में है। अब हमें जो पढ़ना है वो हमारे पास है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो याद रखेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आएंगे। स्थापनाकर्ता कैप्टन हैली। क्षेत्रफल कितना है? 520.8 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा स्थापना कब की गई? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 8 अगस्त 1936 को की गई। इसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क यानी 8 अगस्त 1936 को जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क था। ठीक है। क्षेत्रफल को थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लेते हैं। क्षेत्रफल जैसा कि हमने पढ़ा कि 520.8
वर्ग किलोमीटर है, तो नैनीताल में कितना है? देखो ये यूनिक चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। कुल क्षेत्रफल तो आपको पता है कि 520.8 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन नैनीताल में कितना है? तो नैनीताल में है 208.8 वर्ग किलोमीटर। और इसके अलावा पौड़ी की बात करते हैं, तो पौड़ी में कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 312.7%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 1954 में हैली नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और 1957 में कॉर्बेट नेशनल पार्क फिर से इसका नाम पड़ गया। इसके अलावा यहाँ से पश्चिमी रामगंगा बहती है, कहाँ? कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर पश्चिमी रामगंगा मध्य हिमालय की दक्षिणी ढाल में ही आता है। मध्य हिमालय की दक्षिणी ढाल से शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल पर यह स्थित है। कौन? कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क में के मध्य में पाटली-दून आता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पाटली-दून किस नेशनल पार्क से संबंधित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा कॉर्बेट से गुजरने वाली अन्य नदियां, तो आपको ये भी याद रखनी है क्योंकि पूछा जा सकता है, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया कम से कम होना चाहिए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन कौन सी नदियां बहती है। एक तो आपको पता है कि पश्चिमी रामगंगा, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे बनाइल, कोटा, गुर्रा, फीफा, सियालदे नदी, मंडल नदी। ठीक है, ये याद रखनी है। इसके अलावा कॉर्बेट में वनस्पति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वनस्पति है वो कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो पाई जाती है आपकी उपोष्ण, और एक पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। तो आपको इतना याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारे पास कॉर्बेट नेशनल का एक हिस्सा बचता है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1973, और ये देश में पहला प्रोजेक्ट था टाइगर के लिए। इसके अलावा 500 मीटर साइलेंट जोन कब घोषित किया गया? यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क के, ये पूछा जा सकता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के 500 मीटर के दायरे को साइलेंट जोन कब घोषित किया गया था? तो अप्रैल 2012 में इसके 500 मीटर दायरे को साइलेंट जोन घोषित किया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है। एक चीज और याद रखेंगे, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा कॉर्बेट नेशनल पार्क को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एलिफेंटा प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में किन जानवरों को संरक्षित किया जाता है? तो जो यहाँ पे संरक्षित जानवर है वो है बाघ, हाथी और चीतल। इनको यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, लेकिन मुख्य चीजें यही है। और अगला जो हमारे पास इसका है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के जोन व प्रवेश द्वार, तो बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो यकीन मानिए उन्हें वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम जैसे बात कर लेते हैं, एक तरफ मैंने लिखा है जोन क्षेत्र और एक दूसरी तरफ लिखा है प्रवेश द्वार। एक आता है यहाँ पे बिजरानी जोन, तो बिजरानी प्रवेश द्वार है। बिजरानी क्या है? जोन है, जोन क्षेत्र है। और इसका जो प्रवेश द्वार है बिजरानी का वो है आम डांडा। झिरना जोन, इसका प्रवेश द्वार है ढेला। डिकाला, मोस्टली लोगों को पता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है वो डिकाला, लेकिन डिकाला जोन है, इसका जो प्रवेश द्वार है वो धनगढ़ी है। ये मुख्य प्रवेश द्वार है धनगढ़ी। डिकाला जोन का प्रवेश द्वार आपका धनगढ़ी। दुर्गा देवी जोन का प्रवेश द्वार दुर्गा देवी। गौरजिया जोन का प्रवेश द्वार गौरजिया, यहीं पर एक गौरजिया मंदिर भी है। सोना नदी जोन का प्रवेश द्वार है वतनवासा। पाखरो जोन, इसके बारे में याद रखेंगे, पाखरो जोन ये नवीनतम जोन है और ये कोटद्वार के निकट प्रवेश द्वार है। पाखरो जोन का जो प्रवेश द्वार है वो पाखरो ही है, तो इतना याद रखेंगे आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में? मुख्य आकर्षक चीजें क्या है यहाँ पे? एक तो शाल वन है, बाली फूल है, कुसुम फूल, महुआ का फूल, बेला का फूल, याद रखेंगे। इसके अलावा बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, महासीर मछली के लिए प्रसिद्ध है। महासीर मछली होती है तो उसके लिए प्रसिद्ध है। और जो इसका प्रशासनिक मुख्यालय है किसका? कॉर्बेट नेशनल का, तो ये प्रशासनिक मुख्यालय रामनगर में इसका स्थापित है।
इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे अपनी नौकरी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार रहें और मेरे साथ आप इस सफ़र को जारी रखेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि रूटीन से आपको वीडियो देता रहूं और जानकारी देता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।